अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आस्तीनें चढ़ा ली हैं। आप राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उम्मीदवारों की खोज का काम पूरा हो चुका है और अब सिर्फ उनके औपचारिक ऐलान की देरी है। टीम खबरची पहुंची है बरेली की भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आम आदमी पार्टी रिटायर्ड आर्मी अफसर पटेल राणा महेंद्र सिंह को चुनावी मोर्चे पर उतारने जा रही है। नमस्कार, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी साक्षात्कार श्रृंखला के क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली की भोजीपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार पटेल डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा। राणा जी आर्मी पृष्ठभूमि से हैं। 24 बरस से भारतीय सेना की इन्होंने लंबे संघर्ष और जज्बे के साथ सेवा की है। उसके बाद सेवा और संस्कार के रूप में इन्होंने राजनीति को चुना है। आज हम राणा जी से जानेंगे राजनीति में आने का उनका मकसद क्या है और उनकी क्या चुनावी रणनीति है। नमस्कार, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें इसलिए चुना, आज हमारे जो चीज़ें हैं उनको आप समाज तक पहुंचाने के एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, भोजीपुरा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है आपकी पृष्ठभूमि के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र राणा है और मैं गांव कुम्हरा के से रहने वाला हूं। हम बेसिकली शुरुआती दौर से ही हम पहले, क्योंकि हम कुर्मी जाति के हैं, तो हमारी मेन जो पृष्ठभूमि है वो हम एक किसान हैं और हमारे माता पिता किसान थे, पहले से सारी पीढ़ियाँ किसान थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तभी से हमारे अंदर एक ऐसा आया कि हम देश की सेवा करें और कुछ ऐसा करें जिससे हमारे दिल को एक सुकून लगे कि हमने कुछ किया है। इसी जज्बे को लेकर के, इसी भावना को लेकर के हमने अपना कैरियर चुना। वो चुना आर्मी मेडिकल कोर, भारतीय सेना चिकित्सा सेवा। अब चिकित्सा में जाने का मकसद ये था क्योंकि हम पढ़े लिखे थे, बीएससी कर रहे थे, तो हमारे लिए लगा कि इससे हम ज़्यादा लोगों के दुख दर्द भी दूर कर पाएंगे। और तो हम वहाँ से पूरी हमने करी अपनी 24 साल का कैरियर, अपना पूरा एफर्ट किया, जो दे सकते थे सब दिया। हमारे अपने ऑफिसर्स से लेकर के हमारे जितने भी अपने चैनल्स हैं, सभी ने हमेशा हमारी सराहना करी। हर कोई हमें प्यार करता था, प्यार हमारे काम के लिए करता था और हमें सभी से बहुत ही ज़्यादा सौहार्दपूर्ण व्यवहार मिला है, क्योंकि हमने कभी भी किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हम चाहते हैं कि जो काम हमें दिया जाए वो हम पूर्ण रूप से निपटा के ही जाएं। ये पता नहीं क्यों हमारे अंदर है कि हम शाम को खाना भी तभी खाते हैं जो सुबह कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता तब तक हम घर भी नहीं जाते हैं। ऐसे हमारा ऑफिस में भी रहा था, हमारा कार्यकाल के दौरान भी यही रहता था, तो लोग बहुत ज़्यादा सराहना करते थे कि इनके अंदर एक अलग ही जज्बा है। जब हमारा सेवाकाल पूर्ण हुआ, जैसे जैसे सब आप जानते हैं सेनाओं का अपना अपना सेवाकाल होता है, वो अपने अपने तरीके से पूर्ण होता है, तो जब हम सेवानिवृत्त होकर के अपने घर आए, घर आने के बाद हमने देखा कि हमने देश सेवा तो बहुत करी और बहुत सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर हमारे समाज को समाज सेवी की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर नेता हमने देखे सारे व्यवसायी तरीके के नेता हैं, उनके अपने सब व्यवसाय हैं, नेतागिरी व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। लोगों की जो असली पीड़ा है वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। संवैधानिक पद लेकर के बैठे होते हैं, संवैधानिक पद लेने के बाद वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको ये पता भी नहीं होता है कि ड्यूटीज़ हमारी क्या होती हैं। उनको पब्लिक को किसी भी तरीके से कोई भी उनका लाभांश नहीं मिल पा रहा है। पब्लिक जहाँ की तहाँ है। हम आज़ादी के इतने वर्ष के बाद आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर कितनी परेशानियां भरी हुई हैं, लोगों को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। 5 साल में नेताजी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बांटते हैं, दारू पिलाते हैं और वो फिर से चले जाते हैं। हमारी पब्लिक जो हमारी असली जनता है वो गाँव में होती है और वो असली जनता बेचारी इतनी जल्दी बहकावे में भी आ जाती है। उसको पहले सपने दिखाए जाते हैं, लुभाया जाता है और उसके बाद उनके वोट का गलत इस्तेमाल करा दिया जाता है और फिर वो धर्म के ठेकेदार या राजनीति के ठेकेदार या बड़े बड़े लोग उसको अपने तरीके से चलाते हैं। उसके बाद वो जनता केवल उनके आगे पीछे घूमती नजर आती है और उनका कोई विकास नहीं होता, कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ, मैं दिल से ये चाहता हूँ कि मैंने अपने समाज के लिए जो करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करता भी रहा, लेकिन मैंने ये देखा है कि बिना किसी सक्षम या बिना किसी आपके पास संवैधानिक पद के या बिना किसी आपको कुछ पावर के
आप समाज की भी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपके आड़े आने लगते हैं। लोगों को ये लगने लगता है ये शायद हमारी कुर्सी को खतरा हो जाएगा, ये शायद हमारे लिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो जब हमारी सेवाएं इस तरीके से चलती रही, हमने लोगों के लिए काफ़ी अपना आते ही हमने सब चीज़ें शुरू कर दी थी। लोगों के साथ बैठना उठना, लोगों की छोटी छोटी तकलीफ़ों में साथ देना, उनको किसी भी तरीके, चूँकि मैं चिकित्सीय तो था ही, तो मैंने उसकी सारी अपनी उनको देनी शुरू करी। अब उसके बाद पब्लिक और हमारी जो जनता है, हमारी ये बहुत इच्छा है कि आप इसी तरीके से जितना आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारी और अच्छी सेवा कर पाएंगे। हमने उन सब लोगों के हित के लिए हमने भी ये सोचा, महसूस किया, तो हम इस पद पे चल दिए। हमने शुरू से अपना कैरियर शुरू किया। पहले मैं निर्दलीय के रूप में आगे आया। मैंने कहा मैं निर्दलीय लड़ूंगा, क्योंकि जब जनता कह रही थी तो हमें किसी पार्टी की उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही थी। एक तो हम किसी पार्टी को जब हम तो पसंद नहीं कर पा रहे हैं तो हमें खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हमने देखा, अब आप लोगों को जैसा भी लगता हो, लेकिन मैंने एक पढ़े लिखे के नाते हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का जब मेरे पास प्रपोजल आया तो आम आदमी पार्टी की नीतियों से कहीं ना कहीं मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैं पहले से भी 2012 से जब मैं सर्विस में था तब भी मैं इन लोगों को देख रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था। फिर मैंने इनके मॉडल देखे, जहाँ तक इन्होंने अभी सियासत करी है, जहाँ पे राजनीति चल रही है, तो मैंने दिल्ली की राजनीति को देखा। दिल्ली की जा कर के, घूम करके, फिर करके हर चीज़ इनकी देखी। इनकी सारी चीज़ों को जब मैंने परखा कि इनका मैनिफेस्टो सिर्फ वादे या कस्में ये सब नहीं होती हैं, इनके एक गारंटी होती है। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी यहाँ पर यूपी में तुरंत ही कहा कि हम वादे और कस्में नहीं करेंगे, हम यहाँ पर गारंटी देंगे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, गारंटी दे रहे हैं तो ठीक है। तो हमने कहा शायद हम इनके द्वारा अपनी समाज सेवा को और अच्छे सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो ऐसा हम लोगों ने आपस में बैठ के, जो हमारे लोग थे, कि हम ये कर लें। तो उन्होंने भी हमसे कहा नहीं साहब ठीक है, ये हम लोगों के हित में लग रहा है, तो आप इसी के थ्रू आइए। तो हमने फिर आम आदमी पार्टी में आवेदन कर दिया है। आगे पार्टी की जो भी मंशा होगी 1-2 दिन में पता चल जाएगी। समय के साथ राजनीति के मानदंड में बदलाव आया है। राजनीति में नेता तमाम आते हैं, चुनाव जीतते हैं, जनता की फिर शिकवा शिकायत रहती है कि दोबारा वो क्षेत्र में फिर नहीं नज़र आते। आपने क्या महसूस किया? हमने ये महसूस किया है कि नेता जो है वो नेता अब बन रहे हैं, नेता है नहीं। नेता होता है अपने मन से। नेता जब पैदा होता है तब से नेता होता है। नेता कोई प्रोफेशन नहीं है। नेता एक समाज सेवा है, उसी को हम नेता बोलते हैं। लीडर होता है लीड करने वाला। बहुत सारे नेताओं को तो नेता की परिभाषा भी नहीं पता होगी, ये मैं कह सकता हूँ। लीडर से नेता, लीडर होता है लीड करने वाला। लीड वो करता है जिसके पीछे समाज को एक अच्छा रास्ता देखे। कमांडर, जैसे हमारे फौज में कमांडर्स होते हैं, हम लड़ाई लड़ने जाते हैं तो हम सब अपनी अपनी चलाएंगे तो हम लड़ाई नहीं जीतते। एक कमांडर्स को हम चुनते हैं, एक कमांडर दिया जाता है, उसी के पीछे सारी फौज चलती है और उसी के दिशा निर्देश पे चलती है, और हम बड़ी से बड़े युद्ध जीत के आते हैं। जैसे कि आपको पता है भारतीय सेना किसी से कम नहीं। हमने ये देखा है कि अच्छा नेता, अगर हमारा लीडर अच्छा है तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। ऐसे ही समाज में जो हमने नेता बनाए हैं, वो नेता की अपना क्या है, वो आपको लीड कर पा रहा है कि नहीं। मैंने देखा है कि कोई नहीं करता। अब व्यवसाय बन गया है, अब नेता नहीं व्यवसायी है। इसमें सिर्फ चुनाव से 1 महीने 2 महीने पहले आते हैं, वोट का आकलन करते हैं और उसकी एक वैल्यू तय करते हैं, और वो देखते हैं इतनी वैल्यू मैं लगा सकता हूँ। वो हमारे वोट की वैल्यू लगाते हैं, उतना ही खर्च करते हैं और वो पद खरीद के चले जाते हैं। हमारी पब्लिक फिर उनके पीछे केवल घूमती है और मिलता कुछ भी नहीं। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है उत्तर प्रदेश में। आपका भी टिकट 1-2 दिन में घोषित होने को है। क्या चुनावी भोजीपुरा क्षेत्र की क्या समस्याएं आप महसूस करते हैं और क्या जनता से वादे करना चाहते हैं? भोजीपुरा क्षेत्र में हमने एक एक गांव देखा है, और कई बार मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपने खुद भी ने भी देखा है। मैंने आपका पिछला एक इंटरव्यू देखा था कि शमशान, आज जब हम आज कहते हैं कि हम विकसित होने जा रहे हैं, इस समय पर मैंने देखा है कि आज उनके शमशान घाट तक उनका रास्ता नहीं है। वो बोल रहे थे कि हमारी कई बार बॉडी जो है पानी में बह जाती हैं, हम लोग गिर जाते हैं। तो मेरे आंसू निकलते हैं कि जब मैं आज ये देखता हूँ, मैं खुद घूमा हूँ, अभी भी नालियाँ नहीं, अभी भी सड़कें नहीं, अभी भी खड़ंजे नहीं, अभी भी वहाँ पर जब हम गए हैं तो कई गाँव में बिजली नहीं। आज जब हम ये यहाँ पर बड़े बड़े AC भवनों में बैठ करके दावे करते हैं कि आज देश खुशहाल है, आज देश हर घर रोशन है,
आज हर जगह स्वच्छता अभियान से इससे बड़ा फायदा हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ पर नालियों में केवल स्वच्छता अभियान से क्या हो जाता है, अगर वो लैट्रीन घर में कर रहा है और बाकी वो कीचड़ से गुजर रहा है, क्या उससे वो बीमार नहीं पड़ेगा? क्या उसके सामने वही मैला पड़ा हुआ है, क्या उसके बच्चे उससे प्रभावित नहीं होंगे? एक मैंने देखा है कि हमारे उधर जाकर के भोजीपुरा से और आगे वहाँ के लोग जो है जब काम करने आते हैं तो उनकी आए दिन साइकिल मोटरसाइकिल पंचर होती हैं, केवल इसलिए कि वहाँ की रोड की इतनी जर्जर हालत है जिसको कुछ भी नहीं आज तक दिया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। अब हमने ये महसूस किया है कि इनको बड़े बड़े ओवर ब्रिज और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक ट्रेनें और बड़ी बड़ी उनसे क्या मतलब है, इस बेचारे से ये मतलब है कि ये 300 रुपये की रोजी रोटी कमाने जब सुबह निकलता है और इसकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो 50 रुपये 100 रुपये तो मोटरसाइकिल में लगाता है और अपना खाना जो है वापस लेके आता है और वो काम भी छोड़ के घर पे बैठ जाता है। तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से मायूस होकर घर पे आता है कि अगर ये सड़क सही रही होती तो हर साल जो मेरा कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का फालतू का खर्चा गाड़ियों में होता है ये भी बचता और जो मेरी छुट्टियाँ होती हैं वो भी बचती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम महान बन सकते हैं। हम बड़े बड़े अभी हम IIT बनाए, अभी हम बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए और सब कुछ करें। जब हम प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक करेंगे, बच्चा प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो क्या सीधे सीधे उसको डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। जब हमारा बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं है, जिनको बहुत ज़रूरत है वो नहीं है। वादा करता हूँ कि मेरा एक मिनट आपका होगा। अगर मैं विधायक बनता हूं, मैं आपसे इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके लिए मेरी आजीवन एक मिनट आपका अपना होगा, मेरा एक पैसा आपका अपना होगा। यहां तक मैं वादा करता हूं कि मुझे मिले हुए एक मेरे मेहनताने के पैसे भी आपके अपने होंगे। मैं कमेटी गठित, ये मेरे अपने वादे हैं, मैं कमेटी गठित करूंगा। मुझे खुद पारितोषिक के रूप में मिलने वाला पैसा भी आपका अपना होगा, क्योंकि मुझे भगवान की दुआ से कोई कमी नहीं है। मुझे अब सरकार मेरे भरण पालन पोषण के लिए मुझे पेंशन देती है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है, जिस रूप में कर पाऊँ, साम दाम दंड भेद हर तरीके से। मेरे यहाँ कोई VIP गेट नहीं होगा, मेरे यहाँ कोई कुत्ता नहीं होगा, मेरे यहाँ कोई चौकीदार नहीं होगा। 24 घंटे आप कभी भी आ सकते हैं, आपको वही बैठने का स्थान होगा जो सारे आए हुए लोगों के लिए होगा। मेरे यहाँ कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, किसी को अलग से कोई मापदंड नहीं होगा। मेरे लिए सारी मेरे वोटर्स हैं, हर वोट मेरे लिए एक ही वोट गिना गया है, चाहे वो अमीर का हो चाहे वो गरीब का हो। मेरी तरफ से मैं जितना भी कर पाया आप मुझे बताएंगे, मैं उससे और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं धन के रूप में एक पैसा आप पे खर्च करूँगा, समय के रूप में अपना पूरा समय आप पे खर्च करूँगा। इसके अलावा मुझसे और जो बन पाया, मैं खुद डॉक्टर हूँ, आपको मैं ये वादा, मेरे अपने 3 चीज़ें और मैंने बनाई हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे इंटरव्यू के बाद मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन और लोग भी इस तरीके की आपको डुगडुगी बजाएं। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ये सरकार का नहीं, ये मेरा वादा है। विधायक बनने के बाद हर 3-4 गाँव के क्लस्टर पर मेरा एक डॉक्टर बैठेगा, ये मैं बिठाऊँगा। आपका फ्री इलाज होगा, बड़े दवाइयों आप अपने ला सकते हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ जितना मेरे अपने मैं खर्च कर सकता हूँ, मेरे अपने जो आय है उनसे होगा, वो आपको दूंगा। एक वकील और एक डॉक्टर आपको वहीं पे मिलेगा। आपको किसी तरीके की कानूनी सलाह में आपका फालतू पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको कानूनी की कोई जानकारी नहीं है, उनके साथ जरा सा भी जब कुछ हो जाता है तो गांव के कुछ ठेकेदार लोग उनको बरगलाते हैं। उनका 100-200 रुपये वकालत का खर्चे की वजह से उनसे 2-2 हज़ार रुपये लिए जाते हैं और उनको धमकाया भी जाता है, बाद में उनको फैसला कराने के लिए धमकाया जाता है। वो ठेकेदार लोग, क्योंकि उनको पता है कि इसको कुछ आता जाता है नहीं, जो हम बताएंगे वही। कानून सबके लिए है और सभी के लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इस मुहिम को चलाने के लिए मैं आपको एक वकील भी दूंगा, अपनी तरफ से दूंगा, एक डॉक्टर आपको दूंगा। आजकल डॉक्टरी में भी मैंने देखा है बहुत ठेकेदारी चल रही है, उससे मैं आपको बचाऊंगा, आपको कानूनी व्यवस्था में सुचारू रूप से लेके आऊँगा। ये और आगे जो हो सकता है इसमें बढ़ोतरी करूँगा, किसी भी तरीके की कोई घटोतरी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।